तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ पे हम सोचते हैं कि मैं सही तुम गलत, ये सही वो गलत। तो कौन सही और कौन गलत, इसका फैसला हमेशा ईश्वर पे छोड़ना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक लाइफ लेसन देगी। कहते हैं कि एक बहुत सुंदर नगर था। एक व्यापारी की नई नवेली अभी शादी होती है, तुरंत पति पत्नी में अगाध प्रेम, बहुत ज़्यादा स्नेह और खुशी खुशी दोनों रहा करते थे। कहते हैं कि उस नगर का जो राजा था, जब कभी भी छत पे अपने ऊपर चढ़ता रानी के साथ, तो रानी को दिखाता कि देखो, जब हर नगर में सारे मकान की मसालें बुझ जाती हैं, लेकिन एक मकान ऐसा भी है नगर में जहाँ की मसाल जलते रहती है। और ये घर किसका था? तो ये घर उसी व्यापारी का था। बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा था। पति पत्नी हर बात को समझते, एक दूसरे की इज्जत करते और इस तरह से जीवन चल रहा था। राजा रानी बराबर अपने छत पे जब भी जाते तो वहाँ से उस मशाल को वो देखते और इस तरह से एक उदाहरण के रूप में उसको वो देखते। कहते हैं कि धीरे धीरे समय बीतता गया। एक वक्त आया कि जब दोनों को लगा कि कभी राजा कहता कि नहीं, ये तो उसके पति के की समझदारी की वजह से इतना अच्छे से घर चल रहा है। रानी कभी कहती कि नहीं, ये औरत की समझदारी है, इसके वजह से घर बहुत अच्छे से चल रहा है। अब हुआ ऐसा कि विवाद बढ़ता गया राजा और रानी के बीच में। राजा ने एक दिन कहा कि अब इसकी परीक्षा ही ले लेते हैं कि किसकी समझदारी से घर अच्छे से चलता है। अब दोनों ने परीक्षा लेने की सोची। उनको एक उपाय सूझा कि बारी बारी से अपने मैसेंजर को, अपने दूत को एक बार उस व्यापारी के पास भेजते हैं, एक बार उसकी पत्नी के पास भेजते हैं और दोनों को लालच दे के देखते हैं कि पहले टूटता कौन है। कहते हैं कि सबसे पहले महारानी ने अपने सेवक को भेजा, एक दासी को भेजा। दासी जाती है और जा कर के उस व्यापारी के आगे महारानी की विनती को सुनाती है और कहती है कि हुआ ऐसा है कि जो हमारे नगर की महारानी है वो आपको बहुत पसंद करती हैं और आप चाहती हैं कि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दो और इसके बाद वो आपसे विवाह कर लेंगी। इस तरह से आप महाराज बन जाएंगे इस नगर के। तो बहुत अच्छा एक प्रस्ताव। लेकिन इस प्रस्ताव को वो व्यापारी जो था वो सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसी हजारों रानियां कुर्बान हैं और मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता। तो इस तरह से दासी वापस आती है, महारानी को बताती है कि महारानी, मैंने तो आपकी जो विनती थी, जो संदेश था आपका, वो मैंने पहुंचाया, लेकिन उसने सिरे से नकार दिया। कुछ उसको कोई लोभ नहीं है। वो कहता है कि ऐसी हजारों रानियां कुर्बान हैं, मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ अपनी पत्नी से। कहते हैं कि अब महारानी की तो बारी खत्म हो गई। अब महाराज ने अपने दूत को भेजा। उस समय व्यापारी काम पे गया हुआ था और महाराज का दूत जाता है, जा कर के जो व्यापारी की पत्नी होती है उसके पास जाता है और उसको सेम वही बात बोलता है। कहता है कि हुआ ऐसा है कि महाराज आपसे विवाह करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने पति की हत्या कर दें और आप उनकी महारानी बन जाएं। जब ये प्रस्ताव व्यापारी की पत्नी सुनती है तो कहती है कि ठीक है, तो महाराज तक मेरा एक संदेश पहुंचाना कि रात को ठीक 2 से 3 बजे के बीच में मेरे घर की जो मशाल है वो बुझ जाएगी और मुझे उनका प्रस्ताव मंजूर है। अब जब ये खबर राजा तक दूत लेकर के जाता है और बताता है कि महाराज, उसने तो आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, उसने ऐसे ऐसे कहा है कि रात को 2 से 3 बजे के बीच में मशाल बुझेगी और व्यापारी को वो मार देगी और इस तरह से आपके प्रस्ताव को उसने स्वीकार कर लिया है। महाराज जब इस बात को सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, मन की गति से घोड़े दौड़ने वाले ऐसे घोड़ों को तैयार करो जो मन की गति से दौड़ते हों और अच्छे अच्छे जो सैनिक हैं उनकी एक टुकड़ी बनाओ, क्योंकि जैसे ही मशाल बुझेगी वैसे ही हमें वहाँ तक जाना है और उस व्यापारी की जान को बचाना है, क्योंकि हम लोगों ने तो बस एक परीक्षा लेनी थी। कहते हैं कि रात होता है, मशाल 2:30 बजे के करीब में बुझती है और जैसे ही मशाल बुझती है घोड़े दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब घोड़े दौड़ा करके वहाँ सभी सैनिक और महाराज पहुँचते हैं, तब तक किसान की मौत हो चुकी होती है। एक फंदे से लटकता उसका शव मिलता है। हुआ ये था कि नींद में जैसे भी खाने में उसके कुछ मिला करके और व्यापारी की पत्नी ने उसे मौत की नींद सुला दिया था। अब जब इस खबर को राजा अपनी आंखों से ये दृश्य को देखते हैं तो बहुत ही विचलित हो जाते हैं। मन एकदम अशांत हो जाता है। वापस आते हैं अपने महल में और एक आदेश देते हैं। वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ इस समय जंगल की ओर और वे मेरे वापस लौटने तक इस नगर में जितनी भी महिलाएं हैं सबके सिर को कलम कर दो, सबके सिर काट दो। ये मेरा आदेश है और जो मेरे आदेश का अगर तुमने पालन नहीं किया तो फिर पहला सिर तुम्हारा कटेगा। कहते हैं कि मंत्री भी बहुत दुविधा में जाता है अपने घर पे अपने पिता से
जो कि उस पहले उस राज्य के मंत्री थे, जो अभी के राजा थे, इनके जो पिता थे, उनके पिता के समय इस मंत्री के पिता जो थे मंत्री थे। जा करके उनसे सारी बातें शेयर करता है, बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ है और अगर मैंने आदेश का पालन नहीं किया तो महाराज मुझे मार देंगे। वो बूढ़ा पिता कहता है कि सबसे पहले तो तुम यहाँ से चले जाओ और जो भी होगा स्थिति को मैं संभाल लूँगा। कहते हैं कि मंत्री वहाँ से चला जाता है और जब राजा शिकार से वापस आता है और जब जाता है मंत्री के घर पे उसको नहीं पाता है, देखता है तो बूढ़ा पिता वहाँ पे है। उससे कहता है कि मंत्री कहाँ है, ऐसे ऐसे उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, देख रहा हूँ तो महिलाएं अभी भी जीवित हैं, तो मुझे सबसे पहले तो उसका सर कलम करना है। कहते हैं कि वो बूढ़ा पिता कहता है कि महाराज ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, मैं बेटे को अपने बुला दूंगा, उसका सर आप कलम कर दीजिएगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो तब की है जब मैं आपके पिता के समय, जब आपके पिता के साथ मैं मंत्री होता था, तब की ये कहानी है। वो कहते हैं चलो सुन लेते हैं, बताओ क्या कहानी है। वो कहता है कि हुआ ऐसा था कि एक बार हम लोग जंगल में शिकार खेलने गए थे, मैं और आपके पिताजी, और हुआ ऐसा कि महाराज और मैं दोनों लोग रास्ता भूल गए, भटक गए एक दूसरे से। अब जब रास्ता भूल गए जंगल में, तो घूमते घूमते जब शाम हुई तो एक फंदा आता है और फंदा मेरे शरीर को जकड़ लेता है और मुझे खींच करके एक घोड़े पे बिठा दिया जाता है और वो घुड़सवार मुझे लेकर के एक कब्रिस्तान में जाता है। और जब कब्रिस्तान में जाता है और जब मुझे उतारता है तो मैं देखता हूँ तो वहाँ 2 कब्रें आधी खोदी हुई हैं। अब वो घुड़सवार मेरे से कहता है कि इन कब्रों को खोदने में तुम मेरी मदद करो, और पूरी कहानी वो बताता है। मैं तो असमंजस में था कि आखिर में 2 कब्रें किसके लिए। अगर मुझे मारना है, मैं तो जानता था कि मुझे मारने वाला है और मुझे मारना है तो अगर मैं मर जाऊंगा तो उसके लिए 2 कब्रें की ज़रूरत क्यों। तो वो कहते हैं कि फिर वो अपने चेहरे से जब नकाब हटाता है तो एक बहुत ही सुंदर युवती होती है। वो घुड़सवार एक महिला होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। और वो कहना शुरू करती है कि हुआ ऐसा है कि जो इस शहर के जो राजकुमार थे वो दूसरे देश की होती है। बताती है कि मेरे देश के जो राजकुमार थे वो मुझसे विवाह करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी। अपने पति का मैंने बदला लिया, मैंने उस राजकुमार को मार दिया। अभी मेरे इस खंडहर को जो तुम देख रहे हो, इस खंडहर में मेरे पति की लाश है और 2 कब्रें इसलिए क्योंकि एक में मेरे पति को मैं दफनाऊंगी और उनके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए मैं लेट जाऊंगी। कहते हैं कि उसने मेरे कहते कहते भर में उसने अपना गला रेत दिया और गला रेतने के बाद मैंने उसे वहीं दफन कर दिया। तो बात यह है कि कौन सही और कौन गलत। अगर इस उदाहरण को लेते हैं तब तो वो औरत बहुत सही थी। तो परिस्थितियां हैं, कभी कोई सही कभी कोई सही, और इसी से हमें सीख लेनी चाहिए। आपको चाहिए कि आप सभी को माफ़ कर दें। कहते कि कहानी को सुनने के बाद राजा ने सभी को माफ़ कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपके लिए एक लेसन साबित होगी और जो भी कष्ट जैसे अभी आपको आवाज़ को सुनाई दे उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप सभी को कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत बहुत